आज जो हमारे गेस्ट हैं उनकी दुनिया बहुत साधारण होते हुए भी जादुई लगती है। उनकी दुनिया में महाराणा प्रताप के भाले की नोक चिड़िया का हवाई अड्डा है, तितली उड़ता हुआ फूल है, आंखें रेलवे स्टेशन और बादल वसंत की भाप है। उनकी कविता में मुहासे गेंदे की तरह उगते हैं और बर्फ के नीचे दब जाते हैं शब्द जो सिर्फ कलम से हटाए जा सकते हैं। डिंग फू, डिम्फा, चिंपुला की चिंपुड़ा उनकी कविताओं के शाहरुख खान हैं। प्रूफ रीडर इस दुनिया में इलेक्ट्रीशियन, दाई, मेहतर और सर्जन सब एक साथ हैं। उनकी कविताओं में स्त्रियां सिर्फ राखी नहीं बांधती बल्कि वक्त आने पर खुद भी राखी जैसी बंध जाती हैं। मैं बात कर रही हूँ हेमंत देवलेकर की और आप देख रहे हैं हिंदी नामा ओरिजिनल्स अतरंगी रे। हेमंत जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और जिस चीज़ के साथ मैं शुरुआत करने वाली हूँ और मैंने शुरुआत की भी है, इतने सुंदर बिंब हैं आपकी कविताओं में कि आप पूरी की पूरी किताब पढ़ जाते हैं और आप मुस्कुराए बिना रह नहीं सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला सवाल यही है कि ये चीज़ें जो हमारे दैनिक जीवन में ऐसे होते हुए भी नहीं हैं, उन चीज़ों को कविताओं में लाने की प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले तो आप सबका बहुत सारा शुक्रिया। तो कृति, आपने जो बात छेड़ी है, मुझे लगता है कि मेरे कविता रचना प्रक्रिया का या कवि व्यक्तित्व का सबसे बड़ा और एक अलहदा पहलू है वो, जिसे हम कल्पना कहते हैं। मुझे अगर निसर्ग से कुछ मिला है तो वो कल्पना नाम का एक बहुत बड़ा एलिमेंट मिला है। और आप देखते हैं कि कल्पना जो है वो जब भाषा में या कविता में या लेखन में जब उतरती है तो वो बिंब और उपमा के रूप में उतरती है। और जैसे हम, और मुझे लगता है कि कल्पना जो है वो हर कला में है, रंगमंच में भी वो है, अभिनेता के रूप में भी वो है, संगीत में भी कल्पना है, हर जगह कल्पना है। तो कल्पना जो है वो कला का एक ऐसा अहम पहलू है कि वो हमारे जीवन अनुभव जो हमने जैसे बोलते हैं रियल अनुभव, यानी वास्तविक जो हमने जीवन भोगा है या देखा है या जाना समझा है, उसको जब हम कला के दुनिया में जब रूपांतरित करते हैं तो हमें एक अतिरिक्त शक्ति का हमें इसमें योगदान की ज़रूरत पड़ती है। जितनी संवेदना एक बड़ा पहलू है, उतना ही कल्पना भी एक बड़ा पहलू है। और फिर भाषा का शिल्प तो है ही। जैसे इतने सारे जो बिंब मैंने बोले हैं, दो चार और जो मेरे बहुत फेवरेट हैं। एक तो केले प्रकृति के हाथ हैं, नावें झील के जूते हैं, और धूल दुनिया का सबसे बड़ा अनाथालय चला रही हैं। तो ऐसा लगता है कि ये बहुत गहराई से निगरानी करके बिताया हुआ जीवन है जो वहाँ पे निकल के आता है। मैं जब भी कोई दृश्य देखता हूँ, जैसे अभी मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं देख रहा हूँ, तो एक चित्रकार मेरे भीतर है। जैसे शमशेर जी में भी बहुत बहुत गजब का चित्रकार है, तो मेरे अंदर चित्रकार ऐसा है कि वो तो चित्रकला भी करते थे, स्केचेस और चित्रकला करते थे, और फिर वो चित्रकला उनकी कविताओं में भी दिखाई देती है। तो मैं देखता हूँ कि जब मैं देखता हूँ तो मुझे वो शुरू में दृश्य दिखाई देगा, फिर बाद में वो अपने आप दूसरे चित्र में या दूसरी बात में बदला हुआ दिखाई देगा, और मैं सिर्फ उसको कैच करता हूँ। जैसे मान लीजिए हम शाम का समय, इस समय 7 साढ़े 7 के आसपास जो बड़ी झील है, वहाँ पर दिन भर जो बोट है, बोट क्लब है, दिन भर नावें, बोट आपने देखी हैं, तो वो दिन भर चलती है। और जैसे ही शाम का समय होता है 6:30 7 का, तो वो बोट क्लब बंद हो जाता है। अब जब बंद हो जाता है तो सारी की सारी नावें वहाँ पर खड़ी रहती हैं। तो मैंने देखा, तो मुझे वो नाव जो है, अब देखिए जो हम बात कर रहे हैं कि कैसे वो नैसर्गिक रूप से मुझे कल्पना मिली है कि मैंने उस नाव को देखा तो मुझे वो नाव नहीं दिखाई दी, मुझे वो जूती दिखाई दी। अब बात है कि अब जैसे आपने कहा क्या बात है, इसका मतलब वो बिंब ऐसे हैं कि जो भी उसको देखेगा, सुनेगा, उससे रूबरू होगा, तो वो उसको अपने ही लगेंगे, उसको लगेगा हाँ ये कुछ अति व्यंजना नहीं की है। अब नाव हो गई, उसके बाद में अब मैंने ये भी देखा कि जो चांद है उसका जो प्रतिबिंब है वो मुझे ताले की तरह दिखाई दिया कि चूंकि बोट क्लब बंद हो चुका है, और जूतियां उतार के जो भी लहरें थी, अब वो लहरें हमारे मनुष्य की भी हो सकती है कि वो यहाँ पर किल्लोल कर रहे हैं, बच्चे किल्लोल कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं और नाव चला रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। अब वो सारी लहरें, ये पानी की लहरें, अब वो वापस लौट गई अपने घर परिवार में। अब वहाँ पे लौट गई, मतलब कि वो सब
तलघर में चली गई हैं, पानी के नीचे चली गई हैं, और ऊपर उन्होंने जूतियां उतार दी। अब जो चांद का प्रतिबिंब है वो मुझे ताले की तरह दिखाई दिया, तो अब वो ताला लगा हुआ है, इस तरह से बोट क्लब बंद हो चुका है। वो जो दृश्य मुझे दिखाई देता है वो बिंब में ही मुझे दिखाई देता है। तो मेरी कविताओं में इसलिए आप देखेंगे कि ये कल्पना का तत्व एक अलग ढंग से आता है, जो बिंब में बार बार परिवर्तित होता है। यही आपको अलग भी बनाता है और पढ़ने वाले को भी ये मजबूर करता है कि वो चीज़ों को कुछ अलग डायरेक्शन से देखे। अब जैसे मान लीजिए अब ये नोटबुक है, तो जब मैंने इसको उठाया तो मुझे लगा कि ये एक लकड़ी का दरवाज़ा है, इसके भीतर कुछ है, कुछ लोग हैं, रहते हैं। अब ये भी देखने में आता है जब मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये सारस के पंखों की तरह बदल जाती है किताब। ये जो लेखन आप करते हैं कविताओं का, इस तरह की कविताएं, और जो आप बच्चों के लिए लिखते हैं, उसके अलावा प्रूफ रीडर, शुद्धिकरण, गौरा देवी जैसी कविताएं, इन 3 तरह की कविताओं को लिखने की प्रक्रिया क्या अलग है या लगभग मिलती जुलती है? रचनाकार का एक उद्भव और फिर विकास होता है। वो बदलाव भी चाहता है, बदलना भी चाहता है, खुद से ही वो मुठभेड़ चलती है कि भाई जैसे हमने बहुत सारा बच्चों का संसार देखा, लेकिन अब और क्या, तो हम फिर वहाँ से धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं। तो वो जो विचलन है, वो वहाँ से जो मुड़ना है, वो एक बहुत बड़ी बात है रचना प्रक्रिया की या चिंतन प्रक्रिया की। हम अमूमन भाषा शैली लिखने के बारे में लेते हैं, लेकिन ये भी रचना प्रक्रिया का हिस्सा है कि वो जीवन में क्या क्या देख रहा है, किन किन की तरफ वो आकर्षित हो रहा है, कहाँ ठहर रहा है, कितने देर ठहर रहा है, और कितना फिर वहाँ से वो विस्थापन उसका अलग अलग दिशाओं में हो रहा है। तो हमारी उम्र का कपास पहला संग्रह, फिर गुल मकई, और अभी तीसरे संग्रह की जो मेरी तैयारी चल रही है प्रूफ रीडर। यहाँ तक आते आते कविताओं में बहुत बदलाव आए, बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव है। आपका जन्म भोपाल में नहीं हुआ था। हाँ। तो जैसे आप कह रहे थे कि जो व्यक्ति अपने आसपास देखता है वो लिखता है, तो वो जब बड़े हो रहे थे आप, तो क्या दिख रहा था आसपास? जी। जब भी किसी कवि या शायर का या लेखक का उद्भव यानी उसका जो जन्म होता है, वो आमतौर पर प्रेम विषय के साथ होता है। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मेरी कविता का जब वो जन्म हो रहा था, तब प्रेम वाली कोई चीज़ें नहीं आई, प्रेम वाली कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन कविता की शुरुआत में तो मेरे भीतर ऐसा कुछ ममता का भाव जागा कि मेरी पैदाइश उज्जैन की है, और उज्जैन में ही मैं रहा हूँ। 2007 में मैं भोपाल आया, जब ये शुरुआती हो रहा था। तब तक थिएटर से जुड़ चुके थे आप? हाँ, थिएटर से जुड़ गया था। तो मैं मान लो एक बच्चे को देख रहा हूँ और वो सोया हुआ है। अब बच्चा सोया है तो मैं उसको बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, और वो देखते देखते अब मैं कितनी देर देखूंगा, तो मैं वो दृश्य अपने घर लेकर चला गया। मेरे ख्यालों में वो दृश्य रहा कि बच्चा सोया है। तो मैं ये सोचने लगा कि बच्चा सोया, आमतौर पे बच्चे सोते समय अंगूठा मुंह में, तो वो अंगूठी वाली आपने कविता पढ़ी होगी कि तू गाढ़ी नींद में खोई है, अंगूठा तेरे मुंह में दुबका है, और नींद तुझे ले गई है एक सुनसान टापू पर जहां तेरे सिवा नहीं है कोई और। तेरे मुंह में दुबका ये अंगूठा घुल घुल कर तुझे मीठा मीठा दूध पिलाता है, यूं तू माँ बनी है खुद अपनी। तो देखिए कि वो ये बात लगातार उस बात पर एकाग्र होकर, उस पर जैसे इंग्लिश में कहते हैं हम फोकस होकर, और लगातार उसके बारे में चिंतन जब तक नहीं करेंगे तो ये बात निकल के नहीं आएगी। तो ऐसी कविता फिर प्रूफ रीडर कविता है, और हाँ। शुद्धिकरण है, हाँ। जूता है जिसमें व्यक्ति मंदिर जाता है और भगवान हाँ। को छोड़कर जूते के बारे में सोच रहा है। जब मैं आपकी तीसरी किताब की वो जो पांडुलिपि हाँ। पढ़ रही थी, तो वो मुझे पहली 2 किताबों से काफ़ी अलग लगी। बहुत अलग। पहला जो संग्रह है वो 2012 तक उसकी रचना प्रक्रिया चलती रही। 1998 के आसपास से। तो उसमें बचपन पे बहुत सारी कविताएं लिखी गई, लगभग 50-60 कविताएं थी। लेकिन जब वो पहले कविता संग्रह को हमने चयन किया, मैंने और नीलोत्पल ने मिलके, तो उसमें 29 या 30 कविताओं को हमने उसका चयन किया था। तो 30 कविताएं वो बचपन पर एकाग्र हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप हमें बाबा ज्ञान राशि के बारे में कुछ बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि
थिएटर और गीत संगीत कैसे आया आपके जीवन में? जैसे आपने बाबा ज्ञान राशि पूछा तो मुझे लगा ये मेरे किसी संग्रह का नाम भी नहीं है, मेरी किसी कविता का नाम भी नहीं है। मुझसे एक्चुअली कहा गया था कि अगर मैं आपसे बात करूं तो बाबा ज्ञान राशि का जो कैरेक्टर है हास्य चूड़ामणि में, उसकी बात ज़रूर करूं, तो मैं भी जानना चाहती हूँ। हास्य चूड़ामणि जो है वो 11वीं शताब्दी का संस्कृत का प्रहसन है, महामात्य वत्सराज ने लिखा और 2014 के आसपास उसे भोपाल की बहुत अच्छी रंग विशेषज्ञ, रंगमर्मज्ञ, संस्कृत नाटक के अध्येता प्रोफेसर संगीता गुंदेचा ने सौरभ जी को कहा कि आप इसको कीजिए, तो उन्होंने हिंदी में एक छोटा सा नाट्य पाठ दिया। फिर सौरभ जी ने उसको बुंदेली में उस नाटक को पढ़ने के बाद में इम्प्रोवाइज करते करते, चूँकि वो बहुत ही छोटा था, लगभग मतलब 7-8 पेज उसके होंगे, तो उसको फिर हमने एक संपूर्ण नाटक जिसे बोलते हैं 1.5 घंटे के आसपास, उसको हमने खेलने के हिसाब से उसको बुंदेली में तैयार किया सौरभ जी ने। वो जब बन गया इम्प्रोवाइज करते करते, उस समय तक मैं सिर्फ उसके गीत संगीत से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद में कुछ समय बाद में ये हुआ कि वो रोल मैं ही करूँगा। तो शुरू में मुझे करने में थोड़ी दिक्कत हुई। उस चरित्र में लगभग 9 के 9 रस हैं। अच्छा, 9 के 9 रस मतलब श्रृंगार भी है उसमें, करुण है, हास्य, विभत्स, रौद्र, भयानक, आश्चर्य, अद्भुत और शांत। आमतौर पे क्या होता है कि 2-3 रस ही होते हैं, लेकिन इसमें सभी के सभी रस है, सभी के सभी रस और फिर उनके संचारी भाव। तो मतलब वो कॉमेडी भी कर रहा है, वो प्रेम में भी है, वो डर भी रहा है, वो डरा भी रहा है। तो लगभग 2011 से मैं विहान में हूँ और अभिनय करना, गीत लिखना, संगीत निर्देशन, प्रशिक्षण इत्यादि विधाओं में सक्रिय। लेकिन अधिकतर लोग जो ऐसे लेखन से जुड़े होते हैं या थिएटर वगैरह से जुड़े होते हैं, वो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाना चाहते हैं। जी। तो आपका मन नहीं होता कि इन शहरों में जाके रहा जाए? तो जब मैं उज्जैन में था, जब मैं थिएटर कर रहा था, उस समय मैं एनएसडी के प्रति मुझे ज़्यादा मालूमात भी नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं था कि मतलब मान लो कि मैं आषाढ़ का एक दिन की मैं स्पीच याद कर लूँगा, तुगलक की स्पीच याद कर लूँगा, ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। बस मैं काम करता था और लोगों को अच्छा लगता था और गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता था। लेकिन मेरे जीवन में मोड़ तब आया जब सन 2006 में संगीत नाटक अकादमी की युवा रंगकर्मी कार्यशाला हुई पचमढ़ी में। तो उसमें उज्जैन से जो 2-3 लोग थे, जितेंद्र है, कमलेश और मैं, तो हम 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो मध्य प्रदेश के 25 रंगकर्मी चुने गए थे, उसमें उज्जैन से मैं भी था। तो हम लोगों की 1 महीने की कार्यशाला पचमढ़ी में हुई, जिसमें देश भर के जाने माने नाटक के जितने अलग अलग विधाओं के हस्तियां थी, जिसमें भास्कर चंदावरकर जी हैं, जीपी देशपांडे जी हैं, आलोक चटर्जी हैं, अलकनंदन जी हैं और भी बहुत सारे, प्रभाकर भावे। इनके साथ 1 महीने हमने सघन प्रशिक्षण किया और उसमें वैसे कोई प्रोडक्शन नहीं बना था, सिर्फ वो सिखाते थे, प्रैक्टिकल, थ्योरी ये सारा सिखाते थे। फिर जब मैं 2006 में वो उस वर्कशॉप करने के बाद मैं उज्जैन वापस आया, तो मुझे लगा नहीं यार, उज्जैन से बाहर निकलना चाहिए। उस समय मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा था, प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम कर रहा था। आपने ये भी किया है? मैंने प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम किया है। मैंने ट्यूशन पढ़ाई है। मैंने दोने बनाने की मशीन भी चलाई है और एक तरह से और मैंने बिजली की दुकान भी चलाई है और पिताजी से पैसे लिए थे 25,000 रुपये, मैंने बिजली की दुकान भी चलाई। लेकिन हुआ ये कि मैं पिताजी की नज़र से भी और ख़ुद की नज़र से भी आर्थिक रूप से बिल्कुल असफल आदमी था। आज भी ज़्यादा आर्थिक रूप से कोई सफल नहीं हूँ। दुनियादारी मुझे आती नहीं और दुनियादारी से मतलब है कि पैसा कमाने की महत्वाकांक्षा रखना, इच्छा रखना। मुझे लगता है कि पैसा जो कुछ मैं अगर कमाऊँ तो दूसरों को बांट दूँ, तो मैं मेरे जेब में आता है और मैं सोचता हूँ कि किसी न किसी वजह से किसी के पास चला जाए तो अच्छा है। जब मैं वो नाटक करके भोपाल उज्जैन लौटा, फिर मुझे लगा कि नहीं, कहीं बाहर जाना चाहिए। चूँकि पचमढ़ी कैंप के डायरेक्टर अलकनंदन जी थे और आलोक चटर्जी भी थे, तो मैंने आलोक चटर्जी से भी मैंने बात की, उनका कोई रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन अलग जी का मिला। तो मैं उज्जैन से भोपाल आ गया। तो एक तरह से ये मेरे जीवन में बड़ा मोड़ था। तो क्या हुआ कि संगीत, नाटक और कविता ये लगभग तीनों एक ही समय आए और 95 से 2000 के बीच में। और उस समय मैं बिजली की दुकान पे बैठता था, मतलब हमारी खुद की थी, बिजली की दुकान चलाता था, बिजली के सामान बेचता था। तो ये तीनों जब मेरे पास ये विधाएं भीतर ही भीतर आने लगी, और संगीत कैसे आया कि संगीत कंपोजिशन के नाते आया। मतलब यहाँ पे भी देखो कैसा कुदरत ने खेल खेला कि मैं संगीत सीखने का मुझे कोई वो नहीं कि सारेगामा सीखूंगा और शास्त्रीय संगीत में कुछ काम करूँगा, ऐसा कुछ नहीं, बस कंपोजिशन बनाना।
तो उस समय मैंने अपने मन ही मन से जो भी मुझे समझ में आता था कई कविताओं को कंपोज किया। सर सबसे पहले मुझे लगता है कि नीलोत्पल की एक कविता को मैंने कंपोज किया था, छोटी सी कविता थी। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की वो कविता मैंने पढ़ी सुबह, मतलब अपनी बेटी के लिए। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। इस तरह मैं कविताओं को भी कंपोज करने लगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हारमोनियम क्या होता है और कॉर्ड क्या होती है, कुछ भी नहीं पता। बस मैं केवल संगीत रचना करना शुरू कर दिया। तो ये ऊपर से कुछ मेरे को कल्पनाशील होने की वजह से सब होने लगा। तो जब ये संगीत और कविता का जब मेल हुआ तो मेरे अंदर बम्बई और एनएसडी जाने की वैसी महत्वाकांक्षा नहीं थी अभिनेता के नाते। मेरे अंदर एक महत्वाकांक्षा जरूर पैदा हुई, बड़ा होके मैंने बम्बई जाके जावेद अख्तर वाला काम करना। हालांकि बचपन में शैलेंद्र जी से बहुत प्रभावित था, फिर बहुत समय बाद फिर मैं शायर से जुड़ा, शायर के उससे। लेकिन जावेद अख्तर एक ऐसा नाम है जो उस समय युवाओं में और मशहूर भी था, और वो समय वो थे भी, हैं भी। तो मैं जावेद अख्तर बनना चाहता था। दोस्त थे, खासम खास दोस्त, उसका असल नाम कमल राठौर है। तो कमल और मैं बिल्कुल पड़ोसी थे। उसकी आटा चक्की थी उस समय और मेरी बिजली की दुकान थी। तो हम दोनों अपना अपना व्यवसाय में से समय निकाल के ऐसी कुछ बात करने इकट्ठे हो जाते। कभी मैं उसकी दुकान चक्की पे चले जाता, कभी वो मेरी बिजली की काउंटर पे आके खड़ा हो जाता। तो उसका कविता में धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा था, वो किताबें पढ़ रहा था, कविताएं लिखने लगा था। संगीत में उसका नहीं था मतलब ऐसा योगदान, लेकिन मेरा संगीत में था। तो मैंने उससे कहा कि अपन एक काम करते हैं, एक बड़ा 2 स्पीकर का एक कुछ वो खरीदते, टेप रिकॉर्डर खरीदते हैं और अपन गाने सुनेंगे और गाने अपन कंपोज करेंगे। बढ़िया। तो मेरा जन्म पत्रिका में नाम है हरि नारायण और उसका कमल है। हाँ। तो मैंने कहा अपन हरि कमल नाम की जोड़ी बनाते हैं। क्या बात है। तो उस समय हमने नाम भी सोच लिया। उसने कहा हाँ ठीक है भाई। अब उसको क्या है कि उसका न गीत लेखन में उसकी कोई भागीदारी है न संगीत में कोई भागीदारी है, लेकिन हमारी दोस्ती की जो बॉन्डिंग की भागीदारी है। उसने कहा कि वो मुझे वैसे उस समय सर बोलता था क्योंकि मैंने उसको गणित पढ़ाया। बोले ठीक है सर, सर मतलब दोस्त के नाते कि ठीक है, तो आप अपन जो करेंगे मिलके करेंगे। तो हमारा ये सपना था कि हम बम्बई जाके संगीतकार और गीतकार बनेंगे। अगर बम्बई के समुद्र में स्ट्रगलर के नाते कूदना है तो आप सब भूल जाओ कि 10,000 रुपये हैं या 1 भी रुपया नहीं है। आपको जाना है, आप चले जाओ, वहाँ आप चले जाओगे, वहाँ काम करो, लेकिन फिर वहाँ जाके दूसरे काम भी नहीं करना, वहाँ सिर्फ वही काम करना, स्ट्रगल ही करना। तो उस समय एक समय था कि मेरे मन में अभिनय के प्रति रुझान था और कई लोग मुझसे कह रहे थे, सुशोभित भी मेरा दोस्त है, उसने भी मुझसे कहा कि हेमंत भाई आपकी कविता जो है वो छूट रही है अभिनय की वजह से। लेकिन अभिनय में नाटक में कर रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मेरे मन में ख्याल आया था, जब मैं बिहार में आया और मैं संगीत करने लगा, अभिनय हम करने लगे और देश भर में हमारे शोज होने लगे। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, मुझे लेखन के प्रति गंभीर होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि मान लो अभिनय का कोई किरदार है वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो दृश्य मैंने देखा है, जो ख्याल, जो संवेदना मेरे भीतर जागी, उसको सिर्फ मैं और केवल मैं ही कविता में उतार सकता हूँ। तो आप जिन 3 विधाओं में काम करते हैं, लेखन, संगीत और नाटक, अभिनय, ये तीनों ही प्रतिरोध का बहुत ही सशक्त माध्यम रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसमें प्रतिरोध उतने जाहिर तौर पर नहीं आता है। क्या ये मतलब आपका विशेष चुनाव है या बहाव में ऐसा ही हो जाता है? जब हम कोई हमारे एक नाट्य संस्था के नाते जब नाटक चुनते हैं तो मैं अकेला प्रतिरोध का नाटक मैं अकेला नहीं चुन सकता। मान लो अगर मैं प्रतिरोध का, मेरा स्वर भी है, मेरा स्वभाव भी है, तो भी मैं अकेला नहीं चुन सकता, है ना। लेकिन विहान में सौरभ अनंत का जो एक निर्देशकी, उनका जो सोच है, उनका जो विचार है निर्देशन को लेके, रंग कर्मों को लेके, उसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतिरोध का स्वर है। जैसे तोतो चांद, वो शिक्षा पे नाटक है और लेकिन शिक्षा जो गलत तरीके से हो रही है, बच्चों को सही शिक्षा कैसी देनी चाहिए, ये भी अपने आप में एक इसमें प्रतिरोध जुड़ा हुआ, सामाजिक प्रतिबद्धता जुड़ी है। आमतौर पे क्या होता है कि हम प्रतिरोध को बहुत हम संकुचित नजरिए से देखते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि जाहिर नहीं है। जैसे कि अब जो आधुनिक जीवन है उस पे
उसका विरोध है आपकी कविताओं में, लेकिन जो समाज और सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध की बातें होती है वो बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल सत्ता के खिलाफ बिल्कुल वाला एक वो अलग अलग पक्ष है, और हास्य चूड़ामणि में आपको सत्ता के खिलाफ वाला पक्ष दिखेगा। लेकिन बात है कि हास्य चूड़ामणि अपने आप में सत्ता के खिलाफ लिखा हुआ नाटक नहीं है, लेकिन सौरभ आनंद ने अपनी कल्पनाशीलता से, प्रयोग धर्मिता से उसको ऐसा बना दिया है कि उसमें इतने छोटे छोटे बारीक व्यंग हैं जो सत्ता के खिलाफ डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं। और कभी कभी हमने देखा है कि भाजपा के जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं वो हमारे मुख्य अतिथियों में पहली रो में ही बैठे हुए हैं, लेकिन वो नाटक हम करते हैं और वो खूब हंसते भी हैं। ग्वालियर में तो आरएसएस के सारे लोग बैठे हुए थे, तो हम उसको अपने अपने ढंग से करते हैं, लेकिन वो उसको ऐसे जग जाहिर वाला नहीं है। लेकिन तो क्या होता है कि जैसे कि हम ये बोलते हैं कि प्रतिरोध, उसका भी एक और शब्द है राजनीतिक, और उसका भी एक बहुत बड़ा शब्द है, वो है पक्षधरता। मैं कहूँगा कि पक्षधरता तो अपने आप में वो एक राजनीतिक हो जाती है। मतलब कविता राजनीतिक होगी या कविता प्रतिरोध की होगी, वो एक अतिरिक्त वाक्य है। जैसे हमने कविता लिखी वो अपने आप में एक पक्षधरता है, अपने आप में एक राजनीतिक ख्याल है, अस्तित्व उसका राजनीतिक है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे पक्षधरता है, पक्षधर हम हो रहे हैं कि भाई हमें प्रकृति के बारे में लिखना है, हमें बच्चों के बारे में लिखना है, हमें स्त्रियों के बारे में लिखना है, तो वो राजनीतिक तो उसमें आ ही गया। जैसे अपने कविता का ख्याल आया वो अपने आप में राजनीतिक हो गई, उसमें अलग से राजनीतिक उसको करार देने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने महसूस किया है कि हर व्यक्ति का एक अपना स्वभाव होता है और वो स्वभाव उसकी पूरी रचना यात्रा में चलता है। वो स्वभाव से अलग किसी दूसरे स्वभाव को अंगीकार करना बहुत मुश्किल है। तो जैसे मेरा स्वभाव है कि मैं किसी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में और ऐसे उसमें मैं नहीं पड़ा, तो वो मेरे स्वभाव का हिस्सा है। इसलिए मेरी कविताओं में ऐसी चीज़ें, ऐसे शब्दावली, ऐसे शब्द और वैसी स्थितियाँ या जहाँ जहाँ पे कोई हिंसा है उस पर मुखर होकर मैंने नहीं लिखा। ये बात तो मैं अपने स्वभाव के तहत मानता हूँ और इसको आप मेरी कमजोरी भी कह सकते हैं और ये मेरी एक अपनी विशिष्टता भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि प्रतिरोध बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं, वो कहीं कहीं है। लेकिन अभी जैसे आपने प्रतिरोध की बात की, तो मेरे ही समकालीन मेरा खास जो मित्र है और इस समय हिंदी का बहुत जाना माना हस्ताक्षर है नीलोत्पल, तो नीलोत्पल की कविताओं में हम देखते हैं कि प्रतिरोध भी है, राजनीतिक चेतना भी है, सामाजिक चेतना है। तो वो मुखर होकर जितना लिख रहा है, और मैं बार बार उसकी तारीफ भी करता हूँ, उसका उदाहरण भी देता हूँ, क्योंकि वो आज के समय में जितनी भी अराजकता है, शोषण है, हिंसा है, सांप्रदायिकता है और जितने भी राजनीतिक, जितने भी गलत काम हो रहे हैं सत्ता के द्वारा, उन सब के खिलाफ मुखर होकर लगभग रोज भरपूर लिखता है। लेकिन उतना मुखर होके मेरे चूंकि स्वभाव में नहीं है, इसलिए मैं उतना लिखता नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहीं आपको मिलेगा नहीं। अब जैसे इसी में एक कविता है गुल मकई नाम से। अब वो आप जानती होंगी कि वो पाकिस्तानी लड़की है, मलाला यूसुफजई। आप देखेंगे कि उसमें पूरा एक प्रतिरोध की कविता है और वो स्त्री के माध्यम से आ रही है, लेकिन वो कम है। आप बहुत लंबे समय से प्रूफ रीडिंग का काम कर रहे हैं और आपने एक बड़ी कविता भी लिखी है प्रूफ रीडिंग पे, और मैं चाहती हूँ कि आप प्रूफ रीडिंग के अपने अनुभव और उससे जीवन यापन के अनुभव के बारे में कुछ बताएं। 10 से 2013 तक, 13-14 तक, जब मैं ट्राइबल म्यूजियम, यहाँ जो है जनजातीय संग्रहालय, इसके लिए जब मैं काम करता था, तब वो मेरे लिए आजीविका का माध्यम थी, क्योंकि उस समय रंगमंच से उतने पैसे मिलते नहीं थे, लगभग नहीं के बराबर ही मिलते थे। तो वहाँ से जो मुझे काम मिलता था वो मुझे पैसे मिलते थे। तो उस समय तक तो था, और उस समय मुझे इतना प्रूफ रीडिंग से प्यार भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर करते 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 जब ट्राइबल म्यूजियम के बाद में जब विनय उपाध्याय जी से मैं मिला और फिर उन्होंने उनकी कला वार्ता में, फिर रंग संवाद में मुझे जोड़ा, जब मैं प्रूफ रीडिंग करने लगा तो भीतर ही भीतर ऐसा कुछ मेरे मन में भाव आया कि इससे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अब मैं ये काम पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं काम मेरे भाषा के लिए, जिसमें मैं ओढ़ता बिछाता हूँ दर्शन कुमार कृष्ण की उसमें भाषा में, जिस हिंदी को मैं ओढ़ता बिछाता हूँ, पहनता हूँ, जैसे खाता पीता हूँ, उस हिंदी की सेवा करने का
सेवा भी शायद बहुत बड़ा कोई शब्द हो जाएगा, तो उस हिंदी का थोड़ा ख्याल रखने का, उसकी केयर करने का मुझे एक मौका मिला। तो प्रूफ रीडिंग को सीखने का ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है। सीखने की सबसे बढ़िया एक ही तरीका है कि आप किताबें उठाइए, गद्य की पद्य की मतलब हिंदी की अपनी किताबें, उसको बहुत ध्यान से देखते हुए पढ़िए, बहुत ध्यान से देखते हुए पढ़िए कि ऐसी किताबें जो, ऐसे प्रकाशक जो प्रूफ रीडिंग की गलतियाँ न के बराबर करते हो, लगभग शुद्ध छपाई पे जिनका जोर हो। बस ध्यान से देखिए, एक कैसे लिखा है, द में एक ही मात्रा लगी, श कैसा है कैसा है, दिन। तो आपको नहीं यहाँ विजुअल आर्ट की मदद लेनी पड़े, मतलब आपको ये जो शब्द है ना, वो शब्द और अक्षर विजुअल में कन्वर्ट जब तक नहीं आप करेंगे, शब्द तो है, उसकी ध्वनि भी है, लेकिन अभी आपको ध्वनि को पीछे रखना है, उसको चित्र के रूप में देखना है कि एक कैसा दिख रहा है। तो मेरे आपने इस प्रूफ रीडर के संग्रह में एक कविता है छोटी सी, कि प्रूफ रीडर के नाते मुझे ये पता चलता है कि शब्द की चौथी शक्ति भी है, वो है दृश्य, उसका विजुअल होना। तो यदि युवा साथी लगातार कई महीनों कई वर्षों तक वो भाषा को देखते हैं, सही ढंग से देखें, अगर ठहर ठहर के देखें और उसे पढ़ें, तो कुछ समय बाद उनमें ये काबिलियत आ सकती है, वरना इसका वैसे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। मैं जो बात स्पेसिफिकली इस सवाल से पूछना चाहती थी कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो प्रूफ रीडिंग का काम कर रहे हैं और 6 रुपये प्रति पेज, 10 रुपये प्रति पेज, 12-15 रुपये प्रति पेज, ये एक बहुत जिसको कहते हैं कठिन और गहन काम है। इतनी कम राशि के इस काम के साथ अन्याय नहीं है? बिल्कुल अन्याय तो है। और ये जब मैंने यहाँ पे ट्राइबल म्यूजियम में किया तो ठीक याद नहीं है कि 5 रुपये पेज था या 10 रुपये, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब मैं अंकुश से मिलने दिल्ली पुस्तक मेले के दौरान आया था फरवरी महीने में, तब और कुछ दोस्त भी मिले थे, हेमांक मिला था और उज्जवल वगैरह 2-3 दोस्त और मिले थे। तो उन्होंने कहा कि हम भी ये काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। मैंने पूछा कि क्या पेज है, तो उसने 10 रुपये का ही बताया। मैंने कहा ये तो बहुत साल पहले था, लगभग 10-15 साल पहले, अभी भी है। तो इसका मतलब ये है, और इतना पैसा मतलब उसका एक पूरा फाइनेंस है, किसी किताब से प्रकाशक बहुत अच्छा खासा पैसा ले जाते हैं। ये प्रकाशकों को भी इस बात को समझना पड़ेगा, और जो इसका काम इसको कर रहे हैं उनको भी उसका महत्व समझना पड़ेगा कि एक पृष्ठ या कोई भी एक वाक्य, एक पंक्ति, एक शब्द, एक पृष्ठ और एक किताब, अगर उसमें कोई भी अशुद्धि जाती है तो वो लेखक के लिए भी नुकसान है, प्रकाशक के लिए भी, पाठक के लिए बहुत नुकसान। पाठक की छवि वगैरह तो ठीक है, लेकिन पाठक के लिए नुकसान ये है कि उसको अगर उसके आंख में वो गलत अक्षर या गलत शब्द चला गया तो वो उसके जीवन में चले जाएगा। अब वो उसी ढंग से लिखेगा कि भाई आशीर्वाद की जगह आर्शीवाद लिखना था। अब कई जगह हम देखते हैं ना, आर्शीवाद लिखा रहता है, आर्शीवाद लिखा, तो हमें उसका महत्व समझना पड़े, हमें मतलब प्रकाशकों को। और ये एक तरह से शोषण ही है कि वो 10 रुपये पेज उसको कर रहे हैं, या जितना भी मेहनत आना दे रहे हैं, उसको उसका सम्मान करना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। तो अब हम कार्यक्रम के अंत की तरफ आ गए हैं और आपने हमें इतना समय दिया। हम सारे लोगों को काफ़ी इन सब बातों से संबल मिलता है, जो अपने करियर में ऐसे समय पे हैं जहाँ हम अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। और कृति क्या होता है कि कविता और ये कहानी या कुछ भी लिखने की जल्दबाजी के पहले मुझे लगता है हमारे भीतर है ना, हमें कवि व्यक्तित्व का निर्माण बहुत ज़रूरी है, और उस पर कहीं बातचीत नहीं हो रही है, उसके लिए कोई कार्यशाला नहीं है, और उसके लिए कोई किताबें भी नज़र नहीं आती, मतलब न कोर्स के रूप में न संवाद के रूप में, कि कवि व्यक्तित्व का निर्माण जब तक नहीं होगा उसके पहले ही हम लिखना शुरू कर देते हैं। मतलब आपका प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति, समाज के अलग अलग सारे जाति धर्मों लोगों के प्रति आपका नज़रिया कैसा होना चाहिए, कितना करुण होना चाहिए, कितना उदारता होनी चाहिए, कितनी सहिष्णुता होनी चाहिए, और कितनी विनम्रता होनी चाहिए, कितनी कल्पना, तो इनका कोई ध्यान है नहीं, और हम कविता लिखना शुरू कर दें। शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातचीत की, आपने हमें टाइम दिया, और दर्शकगण जिन्होंने इस एपिसोड को देखा उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखें, इसको शेयर करिए, अपने रिप्लाईज़, अपने कमेंट्स हमें बताइए, आपको कैसा लगा हमें बताइए, और हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा।